कचरा संग्रहण एवं निपटान। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टिनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलाप में हम अत्यधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्रायः सार्वजनिक स्थानों पर, बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है, तब पेज फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते अथवा चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ ले जाया जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि हम यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि ना हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहेली और बूझो के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत में खुले में शौच से मुक्ति का भारत का निर्माण करना है। कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। इन खुले गड्ढों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहां कचरे के उस भाग को जिनका उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग ना किया जाए, जिनका न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार कचरों में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर देते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव मिट्टी के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है? आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा सीखें। पहली यह जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकते हैं, फिर इसे फेंका ही क्यों गया? क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा ही नहीं है? क्रियाकलाप 1। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्रित कीजिए। फिर इसे 2 समूहों में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों। समूह 1, रसोई घर का कचरा जैसे फल और सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियाँ, समाचार पत्र, सूखी पत्तियाँ एवं कागज़ की थैलियाँ भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। समूह 2, कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटे कांच, एल्युमिनियम के रैपर्स, कीले पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा ABCD से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक ढेरी को प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भर कर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए।
मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरी ढेरों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उसमें कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघटन हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार दो दिनों के अंतर पर इसका अवलोकन करके अपने प्रेक्षण को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विगलित है एवं इससे दुर्गंध नहीं आती, आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णतः विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किस ढेर के कचरे का विघटन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर 16.5 के कालमों ने अपने विकल्पों 1, 2, 3, 4 को भरिए। यदि आपने कुछ प्रेक्षण भी किए हैं तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विघटित नहीं हुआ है उसे जलाएं अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विघटित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी मिट्टी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधे को आवश्यक पोषक पदार्थ प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विघटित होती हैं जिनसे खाद बनती हैं जिनका उपयोग पौधे के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विघटित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्रायः एक का रंग नीला, दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किया जाने वाला रंग हरा नीला। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक, धातुएं और कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विघटित नहीं हुए हैं। हरे कूड़े रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में किए गए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूहों में पृथक करना क्यों आवश्यक है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं। बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसों तथा धुआं उत्पन्न होती है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेलियों तथा बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार हैं। बूझों ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्तियों को ना जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों माना है। वास्तव में चोरी नहीं, इसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से है। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। वर्मी कंपोस्टिंग। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। मित्रों के विषय में बात करते समय आप क्या यह जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। आइए यह पता लगाएं कि केंचुए एक प्रजाति लाल केंचुए कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट
अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2। मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदे अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं आती हो? आइए अब गड्ढे अथवा बॉक्स के लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियों पौधों की सूखी डंडियों, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच छोटी पट्टियाँ काट कर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियाँ बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कार्टन का प्रयोग न करें। और रेत अथवा तार की जाली तथा सूखी गोबर भी बिछा सकते हैं। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की इस परत को दबाएं नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। अब आपका गड्ढा लाल केंचुए के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुए को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबा कर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुए को ना दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, उनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में उनकी सहायता करते हैं। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देते हैं तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन के पीसने में उनकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुए की भली बात देखभाल करते हैं तो 1 मास में उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? क्या आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। इस गड्ढे के लिए एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटे तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं। आप इसका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को आप अपने गमले, बगीचों, खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं।
इससे आपके बहुत से धन की बचत होगी जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रा के रूप में ले सकते हैं। आपके घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी तरह भर जाती है, आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा ले तो क्या अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा। हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है? आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू उनकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ पर अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे पुरानी चार्टों से फाइलें बनाई हुई देखी थी। पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़े से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित हो गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी ही बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं? यह लेप क्या है? यह कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज़ फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागज़ों को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज़ के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से उन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज़ की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ें जैसे टॉफ़ियाँ और बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेल कर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज़ के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फ़ोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागज़ों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के शहर से कितना अलग है।
वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देख नाक भाव चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में इसका वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं। वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। क्या वह अथवा उसका या उसकी मित्र विद्यालय जाती हैं। यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कागज़ तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है। उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे। आइए इसे बनाना सीखें। कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, एक पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज को काट कर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ ना सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षण कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कागज का पुनः चक्रण किया क्या वैसे हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि प्लास्टिक की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते हैं। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं। खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल, जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची लंबी होती है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम उनके दुष्प्रभावों से परिचित हैं
फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र किए गए प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थ को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करती हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती हैं। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भर कर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इन थैलियों को देखते हैं और प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पहेली का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनर्चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम प्लास्टिक के थैलियों को कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किसी दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाहर जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी न जलाएं। हम कचरे की प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और बाहर न फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज़ पुनः चक्रित करें। हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छोटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक के ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। भराव क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके बांटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज़ का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज़ से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। कचरे से निपटान के लिए क्रियाकलाप। पुराने और फेंकी जाने वाली
की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, नारियल की भूसी, ऊन, चादरें, बधाई कार्ड तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं एकत्र कीजिए। क्या आप फेंकने के स्थान पर इनसे कुछ उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं? प्रयास कीजिए। विद्यालय में किए गए कंपोस्ट उत्पादन की क्रियाकलाप पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाइए। चिंता का विषय। दिल्ली जैसे शहरों में शरद ऋतु में ढेरों पत्तियां जलाई जाती हैं। इन पत्तियों के जलने पर उत्पन्न कुछ गैसें सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों से मुक्त होने वाली गैसों जैसी होती हैं। यदि हम पत्तियों को जलाने की अपेक्षा इन्हें कंपोस्ट बनाए तो हम रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी ला सकते हैं। हरे क्षेत्रों जिनमें शुद्ध वायु होनी चाहिए वास्तव में पत्तियों के जलाने से विषैली गैसों से भर जाते हैं। यदि आप किसी को भी पत्तियों को जलाते हुए देखें तो उसकी शिकायत नगरपालिका के अधिकारियों से करें अथवा समाचार पत्रों को लिखें। पत्तियों को जलाने के विरुद्ध अभियान चलाकर सामाजिक जागरूकता पैदा करें। यह सुनिश्चित करें कि गिरी हुई पत्तियों को जलाया नहीं जाए बल्कि इन पत्तियों से कंपोस्ट बनाएं। अपना शहर अपना राज्य के वृक्ष प्राधिकरण को लिखिए कि वह पत्तियों को जलाने को एक दंडनीय अपराध घोषित करें।